शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर संसद सत्र के कामकाज की चाय पर चर्चा की। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां संसद सत्र के कामकाज पर चर्चा की ये तस्वीर है। अनौपचारिक चाय पार्टी में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक पार्टी की तस्वीर, जहां सभी विपक्षी नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी थी। इसके साथ साथ शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर संसद सत्र के कामकाज की चाय पर चर्चा की। बढ़ते आगे, भारत के भगोड़े घोषित आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या एक साथ दावत उड़ाते नजर आए। भले ही विजय माल्या और ललित मोदी को सीबीआई ईडी भारत लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हो, तो वहीं दोनों पार्टी में मस्त नजर आए। मौका था विजय माल्या के 17वें जन्मदिन से पहले की पार्टी का, जिसे खुद ललित मोदी ने होस्ट किया था। यह पार्टी लंदन में ललित मोदी के आलीशान आवास पर आयोजित की गई थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं जब लंदन में दो भगौड़े मिले हैं। इसकी तस्वीर देखिए, जहां 17वें जन्मदिन से पहले की पार्टी की ये तस्वीर है, जिसे खुद ललित मोदी ने होस्ट किया था। यह पार्टी लंदन में ललित मोदी के आलीशान आवास पर आयोजित की गई थी। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल मच गया है। पहले से ही ये प्रदर्शन चल रहा और भी उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी, जो पूरी तरह से फेल दिखती है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन बेकाबू होता जा रहा है। बांग्लादेश के भालुका इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जलाया गया। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क उठे। इनकलाब मंच ने कल रात को एक फेसबुक पोस्ट में उनकी मौत की पुष्टि की, जिसके बाद बांग्लादेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हादी शेख हसीना के खिलाफ विरोध का प्रमुख चेहरा थे। तो ये तस्वीर आप देखिए, बांग्लादेश में बवाल की तस्वीर, जहां पर आगजनी की गई है। सड़कों पर आपको आग ही आग नजर आ रहा होगा। हिंदू युवक को इस बीच जिंदा जला दिया गया। सड़कों पर लोग उतर आए। ढाका में आगजनी की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ जो है वो जारी है। अखबार के एडिटर की पिटाई कर दी गई। अखबार दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 1। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 2। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 3। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर फूटा गुस्सा है, जिसने देखते ही देखते पूरे ढाका को अपने आक्रोश में समेट लिया। ढाका से उठी चिंगारी बांग्लादेश के दूसरे शहरों में पहुंच गई और हादी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरकर सब कुछ फूंकने पर आमादा हो गए। बवाल के बाद बवालियों ने टारगेटेड हमले को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और
प्रोथम आलो के दफ्तर में जबरन घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी। डेली न्यूज एज के संपादक पर बवालियों ने तब हमला किया जब वो कार से कहीं जा रहे थे। कट्टरपंथियों ने संपादक नूरुल कबीर को कार से खींचा और उन्हें शेख हसीना की पार्टी का एजेंट बुलाते हुए मॉब लिंचिंग कर डाली। प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुए बवाल में हादी समर्थकों ने मेमन सिंह जिले के एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जला डाला। चटगांव में बवालियों की भीड़ एंटी इंडिया नारे लगाते हुए भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ये पूरा बवाल हो रहा है, उस हादी की पहचान तब बनी जब पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था। शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे, बांग्लादेश में चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और फिर बांग्लादेश तक ये खबर पहुंचने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। नफरत की आग के साथ बवाली एक बार फिर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास पर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर घर को ढहा दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ होती है और शाम ढलते ढलते फिर यही आलम देखने को मिलता है। प्रदूषण बढ़ रहा है और विजिबिलिटी घट रही है, लेकिन फिर भी राजधानी दिल्ली में इस पर सियासी घमासान जारी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा में कितना जहर है, ये AQI मीटर साफ साफ बता रहा है। 14 दिसंबर को AQI 704 था, 15 दिसंबर को 701, 16 दिसंबर को 330, 17 दिसंबर को 413 और 18 दिसंबर को 411 हो गया। इसीलिए समूचा विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के आरोपों और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा आगे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा अपनी टेबल पर सिर से ऊंची फाइलों का पुलिंदा लेकर बैठ गए। प्रदूषण के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री जी ने कहा कि कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, कचरा, यमुना सफाई, सड़कों का निर्माण, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की सफाई जैसे कई काम हैं जिन्हें 11 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इन फाइलों में ही दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कांग्रेस ने तो रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांग लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वायु प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया। प्रदूषण और बढ़ेगा, कोहरे की धुएं की चादर और बढ़ेगी। अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण को रोकती थी, वो सारी की सारी पहाड़ियां इन्होंने बंजर कर दी है, नंगी कर दी हैं और उन पे खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रदूषण बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि उसके पास प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है, और अगर नहीं उपाय है, ये यमुना का प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते, गंगा मैया का नहीं कर सकते, हवा का नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो दे सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कश्मीरी गेट इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम देखी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में अगले 7 दिन तक इसी तरह प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं।
अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 एक्वे रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं, आप रोज का पिछले साल का एक्वे देखिएगा, इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूं इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नो पीयूसी नो फ्यूल रूल लागू कर दिया गया है, यानी दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बाहरी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो BS6 कैटेगरी की हैं। ये नियम लागू होते ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। नो पीयूसी नो फ्यूल, आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देखें तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो गाड़ियां BS6 नहीं है उन गाड़ियों को यहाँ से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 नंबर की गाड़ियां ही जा पाएंगी और जिनके पास पीयूसी नहीं है वो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। और यहाँ आप देखें कि गाड़ी चेक हो रही है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं और ये गाड़ी रोकी गई है और उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब चेक कर लिया जाएगा तभी इस गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी पर काम होगा। सिर्फ दिल्ली में BS6 गाड़ियां ही जा पाएंगी और वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती की गई है, 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी पेट्रोल पंप पर तैनात है। पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर यहाँ देखें, क्या सर गाड़ी है इनकी BS4 है? हाँ जी। अच्छा, वापस तो ये वापस की जा रही है। आपको नहीं पता था क्या से BS6 कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए तो जो जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं कि उनकी BS6 है, गाड़ी चेक की गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है और इस तरीके से हर गाड़ी को यहाँ चेक किया जाए। सर अब तक कितनी गाड़ियों को वापस किया गया है? अभी ड्यूटी शुरू हुई अभी तो। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर को चेक करते हुए, गाड़ियों को चेक करते हुए, यहाँ आप दूसरी गाड़ी आपको दिखा दूं कि उसको भी चेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी गाड़ी ऐसी जो BS6 नहीं होगी उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सर ये आपने चेक कर लिया? ये डीजल BS4 गाड़ी है। अच्छा, तो ये डीजल की गाड़ी है, ये भी नहीं जा पाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं और सरकार भी प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए मोहलत मांग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दिनों जहरीली हो चुकी राजधानी की आबोहवा जिंदगी को मोहलत देने को तैयार नहीं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से फेमस है यूपी पुलिस, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि पिस्टल दगाबाज, दारोगा परेशान। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिस्टल लोड अनलोड, खुल गई पोल, मुश्किल बढ़ी, मैगजीन कैसे लगाएं? ये यूपी पुलिस है जनाब, कभी निकाले ठाए ठाए की आवाज। इस बार हो गई बोलती बंद। एनकाउंटर में माहिर, अब क्या हुआ? डीसीपी का इंस्पेक्शन, बुरे फंस गए रे बाबा। यूपी पुलिस एनकाउंटर में माहिर है। दावा किया जाता है कि एनकाउंटर से अपराध की कमर तोड़ देंगे, लेकिन पुलिस वालों की पेशानी पर ऐसा बल पहले कभी देखा नहीं होगा कि सामने डीसीपी साहब हैं और लीजिए पुलिस वालों का एग्जाम शुरू। नीचे सारे हथियार हैं, लेकिन अब इन पुलिस वालों को टेस्ट देना है। टेस्ट क्या है? सिंपल सा काम है कि पिस्टल को लोड और अनलोड करना है और मैगजीन लगानी है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये भी क्या कोई टेस्ट हुआ? लेकिन एक झटके में कर लेंगे दरोगा साहब। तो आगे देखिए होता है क्या।
पुलिस वालों की ऐसी हालत शायद किसी गुंडे बदमाश के सामने भी नहीं हुई होगी जैसा यहाँ हो रहा है। पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा दिया कि भाई पिस्टल लोड हो जाए अनलोड हो जाए, लेकिन क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। पिस्टल लोड अनलोड ही नहीं हुई। अब देखिए जरा, दूसरे दरोगा साहब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हे भगवान कैसे भी काम बन जाए, लेकिन यहाँ दरोगा साहब पिस्टल में मैगजीन लगाने में लगता है हो गए फेल। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। यूजर सवाल कर रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का दावा करने वाली यूपी पुलिस को आखिर क्या हो गया है। अगर सामने बदमाश होते और पिस्टल अटक जाती, फायर ही नहीं होता तो क्या होता साहब। अब कहां की ये तस्वीर है ये भी सुनिए। जिला गाजियाबाद, थाना निवाड़ी। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी अचानक इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। इंस्पेक्शन के दौरान थाने के अभिलेख, शस्त्र, मालखाना, भोजनालय, बैरक, मिशन शक्ति केंद्र, महिला एवं साइबर हेल्प डेस्क, अधिकारी कर्मचारी आवास और थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद जब हथियारों को देखा, खाकी के अस्त्र शस्त्र, तो दरोगा साहब पिस्टल लोड अनलोड ही नहीं कर पाए। अब चूक कहाँ हुई? क्या हथियारों में जंग थी या फिर बात कुछ और है? बहरहाल ये तो वो यूपी पुलिस है जो मुंह से भी ठाए ठाए की आवाज निकाल लेती है। गाजियाबाद में अमित राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहीं आपको भी तो किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो हसीना सिर्फ वीडियो कॉल पर नजर आती है, वो भी न्यूड। अलर्ट रहिए। वो वीडियो कॉल लगाएगी, वो स्क्रीन पर नजर आएगी, उसकी एक झलक कर ना दे बदनाम, आपका राज रिकॉर्ड ना हो जाए। एक न्यूड कॉल 32 लाख पार। उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अपनी एक ऐसी अदा मोबाइल पर दिखाती है जिसे शिकार समझ ही नहीं पाता। वो सीधे वीडियो कॉल लगाती है। अगर आपको ये लगेगा कि कहीं कोई आपके जान पहचान वाला तो नहीं, तो वीडियो कॉल उठाने से पहले 100 दफा सोच लेना, क्योंकि वीडियो कॉल पर वो हसीना न्यूड नजर आती है। बस एक बार वीडियो कॉल उठा तो उसके बाद उसी न्यूड हसीना के साथ शिकार की तस्वीर कैद हो जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। सेक्सटॉर्शन गैंग का ये वो हथकंडा है जिसका शिकार कोरिया के बैकुंठपुर का रहने वाला फरियादी हुआ। एक वीडियो कॉल ने उसकी ऐसी हालत कर दी है। बदनामी के डर से बचने के लिए वो ठगों को 1-2 नहीं बल्कि 32 लाख दे चुका है। हुआ क्या था जरा सुनिए। अज्ञात आरोपी द्वारा वीडियो कॉल किया। इसके जान पहचान का होना समझकर फोन उठाया। फोन उठाते ही मोबाइल फोन स्क्रीन पर एक लड़की कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में दिखी। तब इसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। इसके बाद किसी लड़की ने इसके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर गंदी फोटो भेजी और 50,000 रुपए की मांग करने लगी। रुपए नहीं देने पर स्क्रीनशॉट वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। डर से प्रार्थी ने अलग अलग बैंक खाते के माध्यम से 32 लाख रुपए दिए। इस मामले में गैंग का खुलासा हुआ। गिरोह निकला हरियाणा और राजस्थान का। 2 आरोपी पकड़े गए। ये वारदात आपको खबरदार कर रही है। ऐसे अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहिए। कोरिया में सुजीत शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक